हाय, आई एम चंचल सिंह जून फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, किसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और इसको हम ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि एक तरीके से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकें, डिले भी कर सकें और काफ़ी हद तक इसको हम ओवर पावर कर सकते हैं। फीमेल्स आर मोर प्रोन, आपके हिप में फ्रैक्चर कॉमन होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आपकी स्पाइन के अंदर कंप्रेस फ्रैक्चर्स, बिकॉज ये स्पंजी बोन होती है और बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है इसमें जब भी अब आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो सबसे मेजर इश्यूज़ आपको लगेगा कि आपको लो बैक पेन रहेगा, मे बी बिकॉज ऑफ वही स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाते हैं बैक में। आपका पोस्चर स्टूप होने लगेगा, आप झुक के काफ़ी पोस्चर ख़राब हो जाएगा। आपकी हाइट रिड्यूस होने लगेगी बिकॉज आपकी स्पाइनल जो डिस्क है और जो वर्टिब्राज है वो कंप्रेसिव वे में धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाते हैं एक दूसरे के अंदर आपस में। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स आप देखने को मिलेंगे। इसके मेजर कारण है सबसे पहला कि अगर आप 50 या उसके ऊपर जाते हैं तो आप एक रिस्क फैक्टर पे हैं। और कारण ये होता है कि 30 की उम्र तक जो हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन बनाते हैं और जो बोन को रीमॉडल करते हैं, खाते हैं, तो इनका बैलेंस एक्टिविटी चलता रहता है। और 35 की एज के बाद क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन फॉर्मेशन कम होता है और बोन डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और इसके बाद हमारी बोन्स में वीकनेस आने लग जाती है, बोन्स थिक हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। सबसे एक बड़ा रीज़न फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल जो बॉडी में चेंज होता है उसके कारण भी ये बहुत फास्ट हो जाता है इसका प्रोसेस। और इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में भी होता है काफ़ी कि आप अगर आप फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है तो आपको ईजिली ये आप उसके एक रिस्क फैक्टर पे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एंडोक्राइन डिजीज़ हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर बोले तो जैसे थायराइड या डायबिटिक है तो आप एक रिस्क फैक्टर पे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ हो गया या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, जो आप खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कैल्शियम उस फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आप प्रोन होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जैसे मल्टीपल मायलोमा, ये एक फैक्टर है। डायूरेटिक्स आप लेते हैं कि आप ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं तो फिर भी इसमें भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड कि काफ़ी लोग स्टेरॉइड मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी जैसे कि या ब्रेस्ट कैंसर में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो वो भी एक काफ़ी एक रिस्क फैक्टर है। एंटीकोगुलेंट खून को पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं, वो एक अनदर रीज़न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एबिलिटी टू वर्कआउट घटता है तो हमारा बोन डेंसिटी अपने आप नीचे गिरने लग जाता है। और अदर फैक्टर है कि आपका डाइट के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक कम होना, तो ये मेजर रीजन या रिस्क फैक्टर आप इनको बोल सकते हैं जिनके कारण कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के सफ़र होने से काफ़ी चांसेस हैं। हिप्स की एक्सरसाइज जो हम यूज़ करेंगे वो होगी साइड लाइंग में। तो आप ईदर साइड आप लेट सकते हैं, यू वांट अ पिलो आप ले सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल, आई कैन यूज़ माय हैंड। तो इसमें मैं एक लेग सीधी रखूँगा और मैं सिर्फ अबडक्शन यानी कि पैर को ऊपर उठाऊँगा, ऊपर और नीचे। तो इसमें कई बार हम क्या है एक्स्ट्रा वेट भी डाल सकते हैं, बट आपकी लेग का लॉन्ग लीवर है, काफ़ी खुद का इसका वेट होता है, तो आप स्टार्टिंग में इससे शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसके आपकी बोन डेंसिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। और इसमें धीरे धीरे जब आप सक्सेसफुली इसको कर पाएँ उसके बाद इसमें आप वेट ऐड कर सकते हैं, कफ वेट बांध सकते हैं पैर में और फिर उससे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप दोनों साइड ही एक्सरसाइज करें जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ब्रिजिंग करेंगे। तो सिंपल हम अपना क्रूक लाइन में लेट जाएंगे इस पोजीशन में। अगर आप अपने ग्लूट्स को यानी कि अपने हिप्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो आप पीछे वॉल पे प्रेस करके दोनों पैरों को नीचे प्रेस करके फिर एंगेज करें। अदरवाइज़ सिंपल टेक्निक ये है कि आप इसमें सिंपल हिप को एलिवेट करें और 10 to 15 के काउंट्स तक होल्ड करें एंड देन सिंपली ड्रॉप करें। जब आप ये कर सकते हैं आप अपनी नेवल को ब्रेस कर सकते हैं, कोर को ब्रेस कर सकते हैं यानी कि उसको टाइट कर सकते हैं जैसे आपको कोई पंच कर रहा हो पेट में उससे पहले करते हैं। तो सिंपल इसको उठाना है, होल्ड करना है 10 to 15 काउंट्स और फिर ड्रॉप करना है धीरे धीरे। तो इसके आप वही 8, 10, 15 और 20 सेकेंड्स के आप रेपिटेशन बना सकते हैं और फिर इसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बढ़ाना है इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम एक्टिव स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हम सिंपल पहले स्टार्ट कर सकते हैं
प्रोन लाइन एक्सटेंशन से। तो इसमें जो हम पुशअप्स कर रहे थे वॉल प्रेसेस, उसी तरीके से है। तो आप इसको करेंगे तो आपके सारे अपर बॉडी के जो जॉइंट हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपकी जो बैक है वो भी थोड़ा लोड लेना शुरू कर देगी। तो इसके भी आप 10 के रेपिटेशन करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव एक्सटेंशन कर सकते हैं, आप हाथ पीछे रख के एंड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे 5 to 8 सेकंड्स एंड देन ड्रॉप कर देंगे, फिर रेज करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे। तो एक्टिव जो भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है जिसमें कि आपकी एफर्ट लग रहा है और बैक का काफ़ी लोडिंग हो रही है, वो आप सारे स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें हम करेंगे सिटेड चेयर स्क्वाट्स। तो जैसे हम एल्डरली केस में अगर कर रहे हैं तो हमारे को सपोर्ट चाहिए बिकॉज उनका स्क्वाट कैपेसिटी अच्छा नहीं होता। तो हम एक बेंच या किसी चेयर के सहारे करेंगे इसको। एक स्टेबल सरफेस होना चाहिए, वो ज़्यादा हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि कैस्टर वाली चेयर पे करें। आप हाथों को बांध लेंगे एंड सिंपली सिट एंड गेट अप। सिंपली सिट, योर नोज आपके घुटनों पे आएगा एंड देन आप एफर्ट के साथ दोनों पैरों को प्रेस करके बैठ जाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे इसी तरीके से। तो इसके हम 8 रेपिटेशन से शुरू करेंगे। उसके बाद 10, 15 और 20 तक जाएंगे और फिर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके रेपिटेशंस और सेट्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद सिंपल स्क्वाट्स, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं लंजेस में। तो लंजेस सिंपल होते हैं। लंजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ब्रॉड बेस में खड़े होना है एंड देन आप अपने लेग्स को थोड़ा सा नीचे और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप स्क्वाट्स ही करें, तो एक इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लेग को आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपका आगे वाला घुटना और पीछे वाला घुटना एक साथ मुड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स और आपके नी दोनों एक साथ मोमेंटम में काम करेंगे। इसका बैलेंस भी आपका इंप्रूव होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी लोअर लिम्स में। स्टार्टिंग विद 8 रेपिटेशंस, 10, 15, 20 अपने हिसाब से आपको, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा, या आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। आपको गाइडेड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो शोल्डर की होगी सारी की सारी। तो हम एक लूप ले रहे हैं, आप थेराबैंड भी ले सकते हैं उसको पकड़ के एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप इसको ऐसे हाथ में डाल लेंगे, अगर आपके पास थेराबैंड है तो आप उसको ग्रिप कर लेंगे सिंपल, और आप अपनी एल्बोज बाय द साइड ऑफ द बॉडी और इसको आप एक्सटेंड की तरह करेंगे, बाहर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, तो आप इसको काउंट करेंगे। इसमें आपके शोल्डर एक्टिवेट हो रहे हैं और काफ़ी लोड पड़ रहा है आपकी रोटेशन के लिए स्कैपुला पे, क्योंकि आपकी जो ये शोल्डर बोन है जिसको हम स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ये भी एक फ्लैट बोन है और ये भी काफ़ी हद तक फ्रैक्चर होती है। जो नॉर्मल फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे मैंने बताया था हिप में, स्पाइन में, स्कैपुला में, वो काफ़ी कॉमन होते हैं और रिस्ट में। तो सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ बाहर की तरफ हाथ को ऐसे फेंकना है और इसको होल्ड करना है और इसके रेपिटेशन धीरे धीरे आपको बढ़ाने हैं। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो ये एक कॉमन रोटेटर कफ इंजरी के लिए भी काम आती है। अगर आपको बाइसेप्टियल टेंडिनाइटिस है तो भी आपके बाइसेप्स की वीकनेस को भी, क्योंकि आपकी शोल्डर को स्टेबलाइज करती है। तो आप इसको जब होल्ड करके काउंट करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप हाथ को यहाँ ला के और फिर दोबारा यहाँ से भी बाहर की तरफ पुल करें और उसको होल्ड करें। इसको आप 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें और फिर छोड़ दें। तो इसको मल्टीपल रेपिटेशंस करें, स्टार्टिंग विद 8 रेपिटेशंस, 10, 15, 20। अपने हिसाब से आपको, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा, या आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। आपको गाइडेड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शोल्डर के लिए मैंने 1-1 kg के वेट कप लिए अपने हाथ में, शोल्डर के लिए ही, क्योंकि शोल्डर की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें हम वेट कैरी करेंगे। बिकॉज जितना आप बोन पे स्ट्रेस डालेंगे, जितना आप अपनी हड्डियों पे जोर डालेंगे, उतना ही ऑस्टियोजेनेसिस, उतना ही बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, उतना ही वहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होगा मिनरल्स का। तो हम हाथ में 1-1 kg के वेट ले रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है, मैं सिर्फ अपना आर्म एलिवेशन करूँगा साइड टू साइड, नेक को सीधे रखते हुए, और ये स्लो ऑप्टिमम पेस पे होगा धीरे धीरे। और इसके मैं 8 to 10 का एक सेट बनाऊंगा और उसको धीरे धीरे मैं बढ़ा लूँगा। तो ये था आर्म एलिवेशन, या हम अबडक्शन बोल सकते हैं इसको। अनदर थिंग इज़, आप डब्ल्यू पोजीशन में आ जाएंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और फिर आप शोल्डर को एलिवेट करेंगे। आप ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे
पूरा एलिवेट करेंगे, देन ड्रॉप, देन एलिवेट यानी कि इस नीचे और ऊपर W पोजीशन से Y पोजीशन में जाएंगे और ये सेम 8 का एक सेट बनाएंगे एंड देन उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप। इसके अलावा आप हाथ में वेट लेके कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप वेट कैरी कर रहे हैं उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए और आप अपने बाइसेप्स की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो जनरल स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी बोन मिनरल डेंसिटी भी बढ़ेगी धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इसके लिए आप अपने वॉल प्रेसेस करेंगे। तो एक तरीके का वॉल पुशअप है, आप थोड़ा अपनी हाइट के हिसाब से डिस्टेंस पे खड़े होंगे एंड देन आप नीचे पुश करेंगे। एक दो बार आपको असेस करने में लगेगा कि हाँ ये थोड़ा मैं और नीचे ला सकता हूँ, मैं पूरा नीचे जाऊँगा तो मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं पूरा बॉडी वेट लेके जाऊँगा और पूरा वापस इस तरीके से। तो मेरे इस टाइम पे मेरे रिस्ट में, एल्बो में और शोल्डर में क्लोज चेन मूवमेंट हो रही है और सारे जॉइंट एक साथ वेट ले रहे हैं और ये मेरी अपर स्पाइन पे भी और सर्वाइकल स्पाइन पे भी अच्छा एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आप 8 के काउंट का एक सेट बना सकते हैं एंड देन 10, 15 और 20 तक प्रोग्रेस कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो ये मूवमेंट है जो आपको करनी है वॉल प्रेसेस के साथ, या हम को वॉल पुशअप्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने बेड पे तिरछा लेटना है ताकि आपकी चिन किनारे पे हो और आपके हाथ फ्री हो जाएं। अगर आपके पास कोई नैरो बेंच है तो आप वो भी लेके उस पर भी लेट सकते हैं ताकि आपके आर्म्स स्विंग हो सकें ऊपर नीचे। आप इसमें वेट लेंगे, वाटर बॉटल ले सकते हैं, कोई और कफ वेट ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है, और सिंपल ब्रीद इन, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे, ऊपर और नीचे। इस तरीके से आप 8 का एक रेपिटेशन करके एक सेट बना लेंगे और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो ये सिंपल मूवमेंट है, इससे आपको जनरल वीकनेस जो होगी बॉडी में वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके अगर सर्वाइकल में कोई पेन है तो वो भी धीरे धीरे सेटल होने लग जाता है और अपर शोल्डर या बैक में कोई पेन है वो भी सेटल होने लग जाता है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है उसका एक मोटिव मेन है कि जिस बोन पे आपको एक्सरसाइज करना है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डालना है। स्ट्रेस वेट ट्रेनिंग में ही होता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमने बिल्कुल बेस मिनिमम एक्सरसाइज शुरू करी थी, इसमें जो मैंने एक चीज़ कवर नहीं की वो होती बैलेंसिंग। अगर आपका बैलेंस वीक है तो आप अपना बैलेंस की भी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि आप सिंगल लेग पे खड़े होकर बैलेंस बनाना और बैलेंस वाली एक्टिविटी जिसमें कि नैरो गेज में थोड़ा चलना, तो काफ़ी ही फ्रिजाइल केसेस में, बहुत ही वीकनेस वाले केसेस में होती है, तो वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी आप शुरू कर सकते हैं। साइड वॉकिंग जो मैंने इंक्लूड नहीं की वो बहुत ही बेसिक है क्योंकि मैंने लेट के एक्सरसाइज बताई जो आप अपना पैर उठाते हैं। ये तो सारी एक्सरसाइजेज में एक ही कंसंट्रेशन है। अगर आपका थोड़ा भी मैकेनिक्स इधर उधर होता है चल जाएगा, बट आपको बोन के ऊपर अच्छा खासा वेट डालना ही डालना है। आपकी जॉइंट्स पे वेट ट्रेनिंग होनी ही ज़रूरी है। तो शोल्डर के लिए आप हाथ में वेट लेके एक्सरसाइज करें। लो बैक्स के या लोअर लिम्स के लिए यानी कि पैरों के लिए आप स्क्वाट सबसे बेस्ट है, और स्क्वाट और लंजेस जितना हो सके करें। पहले आप फ्री में करें विदाउट वेट्स और फिर वेटेड स्क्वाट्स करें जिसमें आपके बार में वेट डाल के करते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करते जाएं। आपने अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, कैल्शियम के सप्लीमेंट लें, बिकॉज इनके बगैर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपके डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। तो मेडिसिन अपना काम करेंगी, एक्सरसाइज अपना काम करेंगी और ये काफ़ी हद तक आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। पहली चीज़, इसको टाइम रहते संभालिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए, अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को मॉनिटर करिए। सप्लीमेंट्स के लेने की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट तो लीजिए, साथ में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को मत छोड़िए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको रोज़ करने का टाइम ना मिले, बट 4 टाइम्स to 5 टाइम्स अ वीक आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा करें बट स्ट्रेसफुल हो, अच्छे खासे वेट से करें ताकि आपको बेनिफिट कम टाइम में अच्छे से मिले। आप अपने एल्डरली या पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वीकनेसेस ड्यू टू एज, आप उनको शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। आई होप आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी और आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।